हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने मंझन के नक्शिक वर्णन में से नासिका वर्णन की सप्रसंग व्याख्या की थी। तो अगर आप में से किसी ने वो क्लास नहीं देखी है, नहीं अटेंड की है, तो पहले आप वो जाके क्लास देख लीजिए, जिससे कि आपको आगे की भी सप्रसंग व्याख्या अच्छे से समझ आ सके। तो आइए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम मंझन के नक्शिक वर्णन में से अधर वर्णन की सप्रसंग व्याख्या करेंगे और उसी तरीके से करेंगे जैसे कि हम हमेशा करते आए हैं। पहले हम पंक्तियां पढ़ेंगे, उसके बाद उनके शब्दार्थों को समझ के उसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो आइए पहले हम पंक्तियां पढ़ते हैं। पंक्तियां आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। अधर अमीही रस भरे सुहाए, पेम भरे हुत रगत तिसाए, अति सुरंग कोवल रस भरे, जानहु बिंब मय करम धरे। पटतर लाई न जाई बखाने, जनु ससी अमी गरी विधि साने, अधर अमीरस भरे अपीहु, कुवर जान मोर डोलही जीहु। वै सो घरी विधि कब दरसाही, जब ये जीहु मोरे घट आही। अनल बरन दुही अधर सुहागनी, जगत सुधा निधि जान, अचीजू जो अमृत अमीनी, सेऊ देखत जरही परान। तो ये पंक्तियों में मंझन ने मधुमालती का अधर वर्णन किया है। ठीक है, तो आइए शब्दार्थों को देखते हैं। अमीह रस मतलब होता है अमृत रस, भरे मतलब होता है वर्ण करने से। ठीक है, रगत मतलब होता है रक्त। ठीक है, तिसाए मतलब होता है प्यासे, मयंकम मतलब होता है चंद्रमा, पटतर मतलब होता है समानता उपमान। ठीक है, और ससी अमी मतलब क्या होता है चंद्रमा का अमृत, गारी मतलब होता है निकाल कर, विधि साने मतलब होता है विधाता ने बनाए हैं, अपीहु, अपीहु मतलब क्या होता है अपीता अछूते, कुंवर मतलब राजकुमार मनोहर, घट मतलब शरीर, अनल मतलब आग, बरन मतलब वर्ण या रंग, दुई मतलब दोनों, अचीजू मतलब आश्चर्य और परान मतलब प्राण। ठीक है, तो ये शब्दार्थ है। आप एक जगह इन शब्दार्थों को अच्छे से नोट डाउन कर दीजिए, जिससे कि जब आप खुद से सप्रसंग व्याख्या करें तो आपके पास शब्दार्थ हो, जिससे कि आप आसानी से अर्थ को समझ के सप्रसंग व्याख्या कर सकें। ठीक है, तो अब आइए, हमने पंक्तियां भी पढ़ ली हैं, शब्दार्थ भी देख लिए, तो अब हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले तो इन पंक्तियों में जो मंझन है, जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने मधुमालती के अधर का सौंदर्य वर्णन किया है। तो देखिए मधुमालती के अधरों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए जो मंझन कवि है वो कहते हैं कि उसके अधर यानी होठ, अधर मतलब आपको पता ही होगा कि होठों को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कवि मंझन है वो कहते हैं कि उसके मतलब मधुमालती के जो अधर हैं अमृत रस से परिपूर्ण होकर सुशोभित है। ठीक है, कि अमृत रस से परिपूर्ण होकर सुशोभित है और वह प्रेम का वर्ण करने के लिए खून की प्यास से आकुल है, अर्थात वह प्रेम करने के लिए और पाने के लिए अत्यधिक अधीर है। अधर अमीही रस भरे सुहाए, अमीही रस मतलब क्या है अमृत रस, सुहाए मतलब कि सुशोभित है। तो अधर अमी रस भरे सुहाए, अधर मतलब जो होठ है अमी रस कि वो अमृत रस से परिपूर्ण होकर सुशोभित है। प्रेम भरे हुत रगत तिसाए, भरे मतलब वर्ण करने से, रगत मतलब रक्त, तिसाए मतलब प्यासे हैं, कि वो प्रेम भरे, प्रेम मतलब प्रेम, कि वे जो होठ है जो अधर है वो प्रेम का वर्ण करने के लिए खून के प्यासे से आकुल है, अर्थात प्रेम करने के लिए पाने के लिए अत्यधिक अधीर है। ठीक है, आगे देखते हैं। अति सुरंग कोवल रस भरे, जानहु बिंब मयंकम धरे। तो आगे जो कवि मंझन है वो कहते हैं क्या है कि उसके जो अधर हैं वो अत्यंत सुंदर रंग वाले, कोमल और रस से भरे हुए हैं, जो ऐसे प्रतीत होते हैं कि मानो चंद्रमा ने बिंब फल को धारण कर रखा हो। ठीक है, तो अति सुरंग कोवल रस भरे, तो यहाँ पर
जो मंझन कवि हैं वो कह रहे हैं कि जो अधर हैं, जो होठ है, अति सुरंग, कि वो इतने सुंदर रंग के हैं, कोवल रस भरे। और कोवल मतलब इतने कोमल हैं, रस से भरे हुए हैं, रस भरे मतलब रस से भरे हुए हैं। जानहु बिंब मयंकम धरे, मयंकम मतलब क्या था? चंद्रमा। जानहु बिंब मयंकम धरे, जानहु मतलब कि ऐसे ऐसे प्रतीत होते हैं, ऐसे जाने जाते हैं कि मानो चंद्रमा ने बिंब फल को धारण कर रखा हो। ठीक है, जानहु बिंब मयंकम धरे, बिंब मतलब कि बिंब फल, मयंकम मतलब चंद्रमा, और धरे मतलब कि धारण कर रखा हो। अति सुरंग कोवल रस भरे, कि जो अधर है बहुत ज्यादा सुरंग, बहुत ज्यादा सुंदर है, कोमल है, रस से भरे हुए हैं। अति सुरंग कोवल रस भरे, जानहु बिंब मयंकम धरे, जानहु मतलब ऐसे प्रतीत होते हैं कि मानो चंद्रमा ने बिंब फल को धारण कर रखा हो। जानहु बिंब मयंकम धरे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पटतर लाई न जाही बखाने, जनु ससियामी गारी विधि साने। ठीक है, आगे जो कवि मंझन है वो क्या कहते हैं कि पटतर, पटतर मतलब होता है समानता, उपमान। ठीक है, ससियामी का मतलब होता है चंद्रमा का अमृत, गारी मतलब होता है निकाल कर। ठीक है, और विधि साने का मतलब होता है विधाता ने बनाई है। ये मैंने आपको शब्द अभी बताए। तो कवि ये कह रहा है कि जो होठ हैं वो इतने सुंदर है, जो अधर है वो इतने सुंदर है कि मैं इनको कोई उपमान भी नहीं दे पा रहा, मैं कोई समानता भी नहीं बता पा रहा कि होठ इसके समान है, होठ किसी फूल के समान है, या होठ इस चीज के समान है। मैं समानता में उपमान भी नहीं दे पा रहा कि इसके जैसे हैं, कि इसके जैसे मुझे लगते हैं, चंद्रमा जैसे हैं, सूरज जैसे। वो मतलब इतने सुंदर है कि जो कवि है वो उपमान भी नहीं दे पा रहा। ठीक है, तो वो आगे यही कह रहे हैं कि पटतर लाई ना जाई बखाने। पटतर मतलब क्या था? समानता। लाई ना जाई बखाने, कि मैं बखान करने के लिए मैं समानता भी लाई ना जाए, कि मैं समानता भी नहीं वर्णित कर पा रहा। ठीक है, कि उसका भी कोई वर्णन नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी उपमान इनके लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? जनु ससी अमी गारी विधि साने। आगे वो क्या कहते हैं कि ये ऐसे लगते हैं कि मानो चंद्रमा से अमृत को निकालकर विधाता ने इनकी रचना की हो, कि चंद्रमा का जो खुद का जो बिंब फल है, जो खुद का अमृत है, वो जैसे विधाता ने चंद्रमा से अमृत छीन लिया है। ठीक है, अमृत निकाल लिया है और फिर अधर की रचना की हो। ठीक है, जनु ससियामी गारी विधि साने। ठीक है, तो ससियामी का मतलब क्या था? चंद्रमा का अमृत। जनु, जनु मतलब जैसे ऊपर जानहु था ना, जानहु का मतलब क्या था? प्रतीत होता है। तो यहाँ पे जनु का मतलब भी यही है कि ये ऐसे लगते हैं, ये ऐसे प्रतीत होते हैं। ससियामी कि चंद्रमा का जो अमृत है, गारी मतलब निकाल कर। ठीक है, विधि, विधि साने मतलब विधाता ने बनाए हैं, कि जो अधर की जो रचना करी है वो कैसे प्रतीत होते हैं कि चंद्रमा का अमृत जो है वो निकाल कर उनकी रचना की गई है। ठीक है, अगर आप अच्छे से अर्थों को समझोगे ना तो आपको व्याख्या करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आपको आसान पंक्तियां लगेंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अधर अमीर भरे अपीहू। ठीक है, आगे वो क्या कहते हैं? अपीहू मतलब अछूते। ठीक है, तो आगे कवि क्या कहते हैं कि इसके अधर अमृत रस से भरे हुए तथा अछूते हैं। ये जानकर राजकुमार मनोहर के प्राण चंचल उठे हैं। तो जो अधर हैं अमीर भरे अपीहू, कि जो होठ हैं, जो अधर हैं वो अछूते हैं, किसी ने इनको छुआ नहीं है। ठीक है, तो ये ज्ञात होकर, ये पता लगकर जो राजकुमार मनोहर है उनके जो प्राण हैं वो चंचल उठते हैं, वो मतलब खुश हो जाते हैं, ये जानकर कि जो मधुमालती के जो होठ हैं वो अछूते हैं, किसी ने इनको छुआ नहीं है। ठीक है, तो आगे वो कहते हैं कि अधर अमीर भरे अपीहू, कि जो अधर हैं अमीर भरे, कि अमृत रस से भरे हुए हैं। अपीहू मतलब कि अछूते हैं, कि ये जो सुंदर से होठ हैं ये किसी ने इनको छुआ नहीं और ये अमृत रस से भरे हुए हैं। और ये जानकर जो कुंवर है, मतलब जो राजकुमार है, वो जान मोर डोलही जीहू, कि वो चंचल उठते हैं। ठीक है, आगे क्या कहते हैं कवि? वे सौ धरी विधि कब दर्शाही, जब ये जीहू मोरे घट आही।
तो यहाँ पे आगे कवि क्या कहते हैं कि न जाने विधाता उस घड़ी को कब दिखाएगा जब इनको प्राप्त करके मेरे प्राण मेरे शरीर में वापस आएंगे। तो यहाँ पे जो कवि मंझन है वो ये कह रहे हैं कि विधाता आखिर वो समय वो घड़ी कब मुझे दिखाएगा कि मैं इन अधरों को प्राप्त कर सकूंगा, कि इनको प्राप्त करके जो मेरे प्राण हैं वो मेरे शरीर में वापस आ पाएंगे। तो यहाँ पे जो कवि मंझन है वो पाना चाहते हैं, वो प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो आगे कहते हैं कि वे सौ धरी विधि कब दर्शाई, कि वे सौ धरी कि वे घड़ी विधि कब दर्शाई, दर्शाई मतलब कब दिखाएगा मुझे वो समय, विधि विधि मतलब विधाता, कि वे सौ धरी कि वह घड़ी विधाता मुझे कब दिखाएगा जब ये जीव मोरे घट आई, कि जब ये जीव मोरे कि एक तरह से जो ये जब मुझे ये प्राप्त हो जाएंगे तब मेरे जो प्राण है वो शरीर में वापस आएंगे। जब ये जीव मोरे घट आई, घट मतलब क्या होता है शरीर, कि जब ये जीव मोरे घट कि मेरे जो आत्मा है जो मेरा प्राण है वो मेरे शरीर में वापस लौटेंगे जब मैं इनको प्राप्त कर लूंगा। ठीक है, तो वो ये बोल रहे हैं कि वह सौ धरी विधि कब दर्शाई, कि वो घड़ी विधाता मुझे कब दिखाएगा जब ये मतलब जब मैं इन अधरों को प्राप्त करके मेरे जो प्राण है वो शरीर में वापस आएंगे। आई मतलब आएंगे। तो इससे कवि ये कहना चाहता है, भाव ये है कवि का कि जब तक मैं इसका वर्ण नहीं कर लूंगा, जब तक ये मुझे प्राप्त नहीं हो जाएंगे, जब तक ये मेरे नहीं हो जाएंगे, तब तक मुझे अपने जीवन में शांति नहीं मिलेगी। इसलिए कवि ये कह रहा है कि जब मैं इनको प्राप्त कर लूंगा तभी मेरे प्राण मेरे शरीर में वापिस आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनल बरन दुई अधर सुहागनी जगत सुधा निधि जान। अनल मतलब आग, बरन मतलब वर्ण या रंग, दुई मतलब दोनों। ठीक है, दुई मतलब दोनों। तो देखते हैं कि कवि आगे क्या कहता है कि इस सुभाग्यशालिनी के दोनों अधर अग्नि वर्ण के समान लाल हैं। अग्नि वर्ण जैसे लाल होता है, तो यहाँ पे जो कवि मंझन है वो ये बोल रहे हैं कि इस सुभाग्यशालिनी के इस मधुमालती के जो दोनों अधर हैं वो अग्नि वर्ण के समान लाल हैं। ठीक है, जगत सुधा निधि जान, और इन्हें संसार के लिए सुधा निधि जाना जाता है। आगे क्या लिखते हैं कवि कि अचीजू जो अमृत अग्नि सेऊ देखत जरही परान। अचीजू मतलब आश्चर्य, परान मतलब प्राण। तो आगे कवि क्या कहते हैं कि अमृत अग्नि के साथ मिलकर अचीजू जो अमृत अग्नि, ठीक है, आश्चर्य, अचीजू मतलब आश्चर्य तो ये है कि अमृत अग्नि के साथ मिलकर जो अमृत अग्नि कि अमृत अग्नि के साथ मिलकर ऐसा हो गया कि उसे देखते ही प्राण जो है वो जलने लगते हैं। सेऊ देखत जरही परान, कि सेहू देखत की जैसे ही देखते हैं जरही वैसे ही प्राण कि जो प्राण है वो जलने लगते हैं। जरही मतलब जलने लगते हैं। ठीक है, तो भाव ये है कि जो मधुमालती के सुंदर अधरों को देखते ही उन्हें प्राप्त करने के लिए मन में अपार पीड़ा जग उठती है। ठीक है, तो ये इन पंक्तियों का भाव है। ठीक है, अर्थ है। तो अब हम देखते हैं कि हम संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत जो पंक्तियां वो सूफी कवि मंझन द्वारा रचित मधुमालती से अवतरित है। और आप प्रसंग में क्या लिखोगे कि इन पंक्तियों में कवि ने ईश्वर स्वरूप मधुमालती के अधरों का सौंदर्य वर्णित किया है। ठीक है, तो ये आप संदर्भ में और प्रसंग में लिखेंगे। उसके बाद आप विशेष लिखेंगे। तो पहले आप संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या करेंगे, फिर आप विशेष लिखेंगे। विशेष में आप भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य दोनों बताएंगे। तो आप क्या लिखेंगे कि अनल बरन में वाचक लुपोत्मा अलंकार है। ठीक है, और जनु ससियामी छरी विधि साने में फलोत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ये सब आप बताएंगे। ठीक है, तो ये सब आप विशेष में लिखेंगे। तो कैसे आपको सप्रसंग व्याख्या करनी होती है, कैसे आपको सप्रसंग व्याख्या में गलतियां करने से बचना चाहिए, क्या गलतियां बच्चे सप्रसंग व्याख्या में हमेशा करते हैं। कुछ बच्चे संदर्भ नहीं लिखते, उनको पता ही नहीं होता कि संदर्भ लिखना होता है पहले या प्रसंग लिखना होता है, या क्या संदर्भ में लिखना होता है, क्या प्रसंग में लिखना होता है, नहीं समझ आता है बच्चों को। ठीक है, तो मैंने प्रॉपर इसके ऊपर एक डिटेल्ड वे में क्लास में समझा रखा है। अगर आप वो क्लास देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। आपकी कभी कोई गलती नहीं होने वाली सप्रसंग व्याख्या में। सप्रसंग व्याख्या देखिए
पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन आता है। और टू बी ऑनेस्ट वो इतना इजी आता है जितना कि प्राइमरी क्लासेस में अनसिंग पैसेजेस आते थे, कि आपको अगर अच्छे से अगर आप पैसेज पढ़ लेते तो आप उसके जो उत्तर देते थे वो आपके हमेशा अच्छे आते थे नंबर अनसिंग पैसेज में। तो अगर आपने सप्रसंग व्याख्या स्टेप वाइज करी और अच्छे से करी ना, तो आपके सप्रसंग व्याख्या के नंबर कहीं नहीं गए हैं, टू बी ऑनेस्ट कहीं नहीं गए हैं। आपको फुल नंबर भी मिल सकते हैं सप्रसंग व्याख्या में अगर आप उसको अच्छे से स्टेप वाइज सीरियल वाइज करते हैं तो। ठीक है, तो वो थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, उसमें आपको कहानी नहीं बनानी होती है। ठीक है, जैसे भाषा शैली का जो प्रश्न होता है, सप्रसंग व्याख्या का जो प्रश्न होता है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको प्रैक्टिकली हैंडल करने होते हैं। ठीक है, तो जहां आपके 15 नंबर के सप्रसंग व्याख्या में 4-5 नंबर आते हैं, वहां अगर आपने अच्छे से सप्रसंग व्याख्या की क्लास देखी तो आपके आराम से बिना किसी टेंशन के आपके 15 में से 13-14 नंबर आराम से आएंगे, उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सप्रसंग व्याख्या का क्वेश्चन सबसे अच्छा जाए पेपर में, तो आप वो सप्रसंग व्याख्या की क्लास देख सकते हैं। अगर आपने वो क्लास देख ली तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपकी सप्रसंग व्याख्या में कभी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, कभी कोई गलती नहीं होगी। पहले मैं हर सप्रसंग व्याख्या की क्लास में वो चीज़ समझाया करती थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक अलग से क्लास में समझाना चाहिए, तो मैंने उसकी एक अलग से क्लास ही बना दी है, प्रॉपर सप्रसंग व्याख्या कैसे करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है। पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन सप्रसंग व्याख्या का आता है, तो कोशिश करिए कि आपकी सप्रसंग व्याख्या अच्छे से करके आए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छे से ये क्लास समझ आई हो और आपको हेल्पफुल रही हो तो ज़रूर आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ। आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है इस चैनल को। जैसे मैं आपको मोटिवेट करती हूँ वैसी ही मोटिवेशन की मुझे भी उतनी ही ज़रूरत है। ठीक है, तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और ऐसे ही हिंदी रचनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और रचनाओं की सप्रसंग व्याख्या के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस चैनल पर जल्दी से बुक रिकमेंडेशंस, बुक रिव्यूज़ भी लाने वाली हूँ। तो अगर आपका सपोर्ट बना रहेगा, मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी, तो मैं ऐसे अगली क्लास में हम दसन वर्णन की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।